चलो स्टार्ट करें। अभी तक कुछ लोग आए नहीं है। कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं? केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था हमने रेट ऑफ रिएक्शन से। उसमें हमने पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लिया। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड की बात कर ली। देन हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था? K इज इक्वल टू 1/T, यहाँ पे 2.303 बाय T log टू द बेस 10 A नॉट बाय AT। A नॉट क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। AT है एट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T। आप उसी को रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर के शायद हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लिए थे। तो पूरा शायद हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हुआ नहीं है। पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारा नहीं हुआ है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हमने एग्जाम्पल नहीं देखे और उसके ग्राफ भी नहीं देखे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने हाफ लाइफ पीरियड भी निकाला था और हाफ लाइफ पीरियड क्या आया था? 0.693 बाय के आया था। तो दैट इज यहाँ पे। तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे और हम उसके लिए कुछ ग्राफ्स देखेंगे। मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बताया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बताया था। क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म? AT मतलब जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है या एट कॉन्सेंट्रेशन एनी टाइम T रहेगा, वो कितना रहेगा यहाँ पे? A नॉट E रेज टू द पावर माइनस KT। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने ड्रॉ किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से टाइम से लेके। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ्स फॉर या ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो हेडिंग डालो, ग्राफ्स फॉर, सॉरी फर्स्ट ना, जीरो नहीं, ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कौन कौन से ग्राफ है, इसको किस तरह से हम करेंगे। अभी पहला तो ग्राफ आपने देख लिया। यहाँ पे अगर एक इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था रेट इज इक्वल टू, मतलब R इज इक्वल टू K रेज टू दी पावर यहाँ पे K रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर कितना होगा? 1 होगा। यही तो है हमारी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन थी? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसके लिए अगर मैं ग्राफ लूं तो यहाँ पे ग्राफ देखो हमने ड्रॉ किया है शायद रेट और हमने किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं रेट ले रही और यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ। y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ आएगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो यहाँ पे ये आएगा थीटा। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा tan थीटा और इसका यहाँ पे कितना होगा? k y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। तो पहला ये ग्राफ तो आपने देख लिया। पहला वाला ये ग्राफ आपको सबको पता है किसके वर्सेस है? रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर मैं सेकेंड ग्राफ की बात करूं यहाँ पे, तो जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा है, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? R इज इक्वल टू के। यहाँ पे जो A का कॉन्सेंट्रेशन है, क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे A नॉट, ये A नॉट हो जाएगा और E रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा? माइनस KT। E रेज टू दी पावर माइनस KT। हमने लास्ट टाइम ये इक्वेशन देखा है। तो अगर इसमें ग्राफ निकालना है किसके वर्सेस? रेट और टाइम के बीच में। किसके बीच में? रेट और टाइम के बीच में। अभी ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कुछ इस तरह से कर्व आता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरह से रहेगा? इस तरह से कर्व रहेगा। सेकंड, यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकंड ग्राफ। देन थर्ड ग्राफ की तरफ अब आते हैं हम। यहाँ पे थर्ड ग्राफ में जो इक्वेशन आप लोगों ने देखा था, क्या इक्वेशन था? log टू द बेस 10 concentration at any time t is equal to log to the base 10 concentration means initial concentration minus kt divided by 2.303
2.303। क्या ये इक्वेशन हमने देखा था? इसी इक्वेशन से हमने इक्वेशन बनाया है बाकी भी। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ये छोटा सा ग्राफ निकाल रही हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, कौन सा ग्राफ बनेगा? यहाँ पे बनेगा log to the base 10। यहाँ पे एट एनी टाइम t का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और यहाँ पे t, मतलब ये वाला जो है किसके वर्सेस t। तो आप देख रहे हो इक्वेशन क्या बन रहा है। अगर मैं इसको y मान लू तो ये c हो जाएगा, तो ये माइनस x हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू माइनस mx वाला ग्राफ हो जाएगा। अभी स्लोप निगेटिव में जा रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? स्लोप निगेटिव जा रहा है। अगर स्लोप निगेटिव जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे स्लोप किस में जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है। स्लोप कितना होगा? यहाँ पे स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा मतलब क्या हो रहा है? t हो गया, तो ये k बाय क्या आ जाएगा? माइनस k बाय, तो माइनस k बाय 2.303 ये रहेगा इसका स्लोप। तो इस तरह से ग्राफ, पहला ग्राफ रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट वर्सेस टाइम, और अगर लॉग की इसमें दिया, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड नंबर का ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ तो मैंने बता ही दिया है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ वाला मैंने बता दिया। उसके बाद जो फोर्थ ग्राफ है, हमने टी हाफ पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ कितना था? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय क्या आ रहा था? के आ रहा था। टी हाफ तो यही आया ना, 0.693 बाय के आ रहा था। तो इसके लिए अगर इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, अगर मैंने ग्राफ ले लिया टी हाफ और यहाँ पे है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मैंने ले लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट? नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमेशा टी हाफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमेशा टी हाफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी ग्राफ हमें देखना है। तो ये चारों ग्राफ आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर हुआ है ग्राफ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जेईई और नीट में इस तरह के ग्राफ्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्लोप पूछा जाएगा या ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये पूछा जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलो नोट कर लो। इसके न्यूमेरिकल्स तो हमने देख ही लिए थे, न्यूमेरिकल्स क्या क्या रहेंगे, किस तरह से आप सॉल्व करोगे। रफ कर दो, लिख लिया है सबने? ओके, चल अभी हमें देखना है एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के? पहला, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, जितनी भी न्यूक्लियर केमिकल्स रिएक्शन है, न्यूक्लियर केमिकल्स रिएक्शन बोलो, या जितनी भी फिजिक्स में रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियर वाली रिएक्शन है वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, यहाँ पे जो न्यूक्लियर केमिकल्स है, या मैं इसी को बोल सकती हूँ रेडियो एक्टिव डीके। तो इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन रहेगी वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करेगी या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करेगी। सेकेंड, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया show first order reaction. Growth and decay of bacteria show first order reaction. Third, inversion of cane sugar मतलब क्या हो रहा है? सुक्रोज
उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इन एसिडिक मीडियम, कौन से मीडियम में लेना है हमें, इन एसिडिक मीडियम में। ये भी जो रिएक्शन रहेगी ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन रहेगी। इसी को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में हम एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सब उसमें बातें आएगी। देन डिसोसिएशन, फोर्थ है डिसोसिएशन ऑफ N2O5, डिसोसिएशन ऑफ N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये सब जो रिएक्शन है, जितने मैंने रिएक्शन लिख के दी है, ये कौन सा ऑर्डर शो कर रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो कर रही है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जितना भी रेडियो एक्टिव डिके होगा, ग्रोथ या डिके ऑफ बैक्टीरिया होगा, जो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी, या तो जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलो, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, अगर कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो ये सब रिएक्शन कौन सी रिएक्शन शो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो कंप्लीट होता है। तो हमने जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर। अभी हमें देखना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखो nth ऑर्डर तक होता है, तो हमें nth ऑर्डर तक तो नहीं पढ़ना है। सेकेंड एंड थर्ड बता देती हूँ तो आप बाकी सब कुछ कर लोगे। सेकेंड एंड थर्ड मैं बता दूंगी तो आप सेकेंड एंड थर्ड दे के आप nth ऑर्डर तक रिएक्शन निकाल सकते हो, आप nth ऑर्डर तक रिएक्शन निकाल सकते हो। चलो रब कर दो, ये यहां तक क्लियर है। तो अभी हमें क्या देखना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखेंगे हम पहले, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक शो करेंगे। अभी यहाँ पे देखो जो 99% जो मैंने रिएक्शन कही थी वही रिएक्शन हम लेंगे। कौन सी रिएक्शन था, ए गिव्स प्रोडक्ट, यही हम लेने वाले यहाँ पे, ए इट गिव्स प्रोडक्ट। तो अभी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू के। और सेकेंड ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है, तो ए रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ए रेस टू द पावर कितना आ रहा है, 2। अभी इसी में इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें लिखना है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि R इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा, DA बाई dt हो जाएगा, माइनस DA बाई dt। समझ में आ रही है, दोनों को इक्वेट कर लो, माइनस दिखाई दे रहा है DA बाई dt माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा के A रेस टू द पावर 2। एक दो रिएक्शन समझ लो के बाकी आप खुद करने लगोगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू के A रेस टू द पावर 2। अभी मैं साइन बाद में लेके जाऊंगी माइनस के, आप ले सकते हो। अगर एट एनी टाइम t 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, A0 है। एट अगर टाइम t है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, AT होगा। हमने ये मान लिया है, हमने तो ये मान रहे हमेशा, तो यही तो मानेंगे। क्या होगा यहाँ पे देखो, A0 से कितना जा रहा है, AT जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, DA होगा, यहाँ पे DA, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा, A रेस टू द पावर 2। सही है ना, इंटीग्रेशन पढ़े हो आप लोग। माइनस साइन और यहाँ पे के, A0 मतलब 0 पे, AT कितना है T पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DT यहाँ पे चला जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, DA बाय A स्क्वायर या A रेस टू द पावर 2, इसका क्या आएगा आपको पता है, इसका आता है -1 बाय, यहाँ पे A आ जाएगा, सॉरी A आ जाएगा, और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट किया हुआ है, A0 से AT कर दिया, यही है ना, A0 से क्या कर दिया, AT कर दिया। DA बाय यहाँ पे 1 बाय x स्क्वायर, तो -1 बाय x आता है इंटीग्रेशन,
1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x आ जाएगा। तो -1/a0 से at माइनस के है, अभी इसको क्या मैं अलग अलग लिखने की जरूरत है, t -0 माइनस के टी आ जाएगा, सही है ना, माइनस के टी। अभी आप खुद लिखोगे अपने मन से। अभी यहाँ पे माइनस साइन को कैंसिल करना है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन को कैंसिल करना है। तो माइनस साइन को कैंसिल कर दूंगी तो ये 1/a, यहां से a0, यहाँ पे हो जाएगा at इज इक्वल टू आ जाएगा kt। तो मैंने माइनस साइन को कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/at, यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस, ये हो जाएगा 1/a0 और इज इक्वल टू क्या आ रहा है, kt। इक्वेशन समझ में आ रहा है, 1 - at सॉरी 1/at माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। अगर मैं t के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि हम t के या k के फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे t के फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा 1/k, हो जाएगा 1/k, यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी टाइम t माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, किसके लिए बना है, देखो किसके लिए इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इक्वेशन इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, चलो लिख लो जल्दी से, बस इंटीग्रेशन वाली बातें समझ लो, क्या कर रहे हैं हम, कहां पे कर रहे हैं, किस तरह से बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक आ जाए, मैं एक कर दूं तो आप पूरा कर दो बस। और जो भी मैं इक्वेशन लिख रही हूँ थोड़ा सा खुद होके लिखने की कोशिश करो, मतलब एक बार देख लो और एक बार खुद सॉल्व कर लो तो इजी जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलो आगे बढ़े, इसका ग्राफ देखते हैं। अभी तक हमने जो ग्राफ देखा था log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन बाय टी केस में देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हम ग्राफ देखो कैसे लिखेंगे, चलो रब कर दो, सबने लिख लिया है, किसी को डाउट नहीं है, ओके ये वाला रब कर दो पहले। अभी देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/at, मतलब एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 1/at होगा, यहाँ पे हो जाएगा kt और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 1/a0। क्या मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा, कोई गलती कर ली नहीं ना, सेम रहेगा ना इक्वेशन, क्योंकि मुझे यहां से इक्वेशन मिल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, यहां से मुझे इक्वेशन कौन सा मिल रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे इसके आगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, इसके आगे मैं जो भी ग्राफ प्लॉट करूंगी वो ग्राफ रहेंगे हमारा 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रहेगा 1 बाय एट एनी टाइम t वाला कॉन्सेंट्रेशन 1/80। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा, इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस से, तो ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाला इस तरह से आएगा, सही है ना, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, दिस इज द इंटरसेप्ट, ये क्या होगा इंटरसेप्ट 1/a0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो थीटा हो गया, ये 1 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे a0। तो जब भी हम सेकेंड बोलो थर्ड है, इसके लिए जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी वाला, किसका 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी वाला हम या टाइम वाला हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्लोप कैसे आ रहा है, पॉजिटिव, m की वैल्यू कैसी आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव, y इज इक्वल टू mx। यहां तक क्लियर है, याद रखना किसके वर्सेस ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर डरना नहीं थोड़ा सा, क्योंकि हमें ग्राफ पता है। चलो इसी के लिए अभी हम हाफ लाइफ रिएक्शन निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे, रब कर दो ये वाला ग्राफ, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। चलो अभी यहाँ
हम बात करते हैं हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किससे डिनोट करते हो? टी हाफ से। आपको पता है अभी हाफ लाइफ बताने की जरूरत है क्या? रिएक्शन जो 50% कंप्लीट हो रही है उसी को बोलते हैं हम हाफ लाइफ। मतलब एट टी इज इक्वल टू कितना होगा? टी हाफ होगा। तो ए नॉट यहाँ पे जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा भाई? रिमेनिंग कितना बचेगा? ए नॉट बाय 2 होगा ना, ये तो हमने पढ़े हैं। रिएक्शन कंप्लीट हो रही। इक्वेशन क्या है? T इज इक्वल टू 1 बाय के। T इज इक्वल टू 1 बाय के। यहाँ पे क्या होगा? 1 बाय 80 कितना है? 80 की वैल्यू मैंने रख दी है ए नॉट बाय 2 माइनस ए नॉट होगा यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे टी हाफ, सॉरी यहाँ पे टी हाफ कर देना। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 बाय ये के होगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ए नॉट तो सेम रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नॉट जो 2 भी रहेगा। तो इक्वेशन क्या है हमारा? टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के ए नॉट, 1 बाय के ए नॉट। क्लियर हो रहा है? तो हमारा ये इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 1 बाय के इंटू 1 बाय 80 माइनस 1 बाय ए नॉट और T हाफ 1 बाय के इंटू ए नॉट। चलो अभी एक आप मेरे लिए करके दिखाओगे थर्ड ऑर्डर वाली रिएक्शन। चलिए रफ कर दूं ना, रफ कर दिया मैंने वैसे। अभी इतनी बातें अगर समझ में आ गई है, इंटीग्रेशन पता ही है आप लोगों को, तो एक इक्वेशन बना दो मेरे लिए। कौन सा इक्वेशन? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो कर लोगे? ट्राई करो। कर लोगे मतलब ट्राई करोगे तब होगा। ए गिव्स प्रोडक्ट, यही वाला इक्वेशन लेना। ए गिव्स प्रोडक्ट, यही वाला इक्वेशन यूज करो और आगे बढ़ते जाओ। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। T इज इक्वल टू 1 बाय के, जो इक्वेशन बनाया था वैसे ही बनाना। T इज इक्वल टू 1 बाय के वाला इक्वेशन जो मैंने बनाया था उस तरह से बनाओ कि हमने T या K के फॉर्म में ही तो बना रहे, फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो। चलो चलो जल्दी चलो। 1 बाय 2 A1 स्क्वायर आ रहा है। हाँ गुड गुड नितिन, वेरी गुड। मतलब कोई भी आपको ऑर्डर दिया हो तो आप अभी कर सकते हो। गुड। और कोई? और कोई है जिन्होंने किया है? चलो मैं लिख के देती हूँ। क्या ये है, या क्योंकि टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा आपको, क्या ये इक्वेशन आपने बनाया? T इज इक्वल टू इसमें बनाओ 1 बाय 2 के 1 अपॉन concentration of AT raised to the power 2 minus 1 upon concentration of A naught raised to the power 2। क्या एक इक्वेशन आप लोगों ने बनाया है?
यस, वेरी गुड। अगर ये इक्वेशन बनाया तो सही है, अगर ये इक्वेशन नहीं आया तो मुझे पूछ लेना है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब भाई इक्वेशन आया है आदर्श, गुड साइड, संकेत बोलो जल्दी, हाँ या ना में थोड़ा जल्दी आंसर करना है हमें, और भी आगे चीजें पढ़नी है, जल्दी जल्दी। क्या यही इक्वेशन आप लोगों ने डिराइव किया हुआ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इक्वेशन डिराइव करने में? ओके जोय, वेरी गुड। साक्षी, शर्वरी, नेहा, डन बेटा, समझ में आया है? चलो, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके अभय, आलोक एक्सप्लेन करना है? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, चलो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर। आलोक ध्यान दे, लेकिन अभी अभी इसके बाद कोई भी रिएक्शन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप करोगे। अभी ए से क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा था, ए गिव्स प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a रेस टू दी पावर 3 हो जाएगा, यही तो इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर लो डायरेक्टली, कहां से? ए नॉट से यहाँ पे ए टी कर लोगे, क्या आ जाएगा? माइनस डी ए, तो यहाँ पे मैं लिखू डी ए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे a रेस टू दी पावर 3 हो जाएगा, माइनस साइन, और a इधर लेके आओ, यहाँ पे a नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे ए टी, माइनस साइन उस साइड लेके जाओगे तो ये रहेगा डी ए, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस के, यहाँ पे 0 से t, और ये हो जाएगा dt। यहाँ तो सेम ही चल रहा है, क्लियर है यहाँ तक? अभी प्रॉब्लम आया होगा 1/a³ का आपको इंटीग्रेशन चाहिए, तो 1/a³ का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा? -1/2a रेस टू द पावर 2 होता है ना, -1/2a रेस टू द पावर 2 होगा, ये पता है ना आलोक? चलो, यहाँ पे आ जाएगा a नॉट से कितना है? 80 है, इज इक्वल टू माइनस के, क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे साइन, तो 1/2a रेस टू दी पावर यहाँ पे स्क्वायर, a नॉट से 80, स्टेप बाय स्टेप चलना है, माइनस, यहाँ सॉरी माइनस, देखो मैंने भी माइनस लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? kt हो गया, ये इक्वेशन आ गया। अभी पुट कर दो, 1/2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, मतलब 1/2 मैं बाहर निकाल देती हूँ, तो इक्वेशन क्या आएगा? 1 अपॉन यहाँ पे a t माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा a नॉट रेस टू द पावर 2 एंड माइनस सॉरी k t आ जाएगा, k t आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2k 1 अपॉन a यहाँ पे t रेस टू द पावर 2, 1 अपॉन यहाँ पे a नॉट रेस टू द पावर 2। चलो, क्लियर है आलोक? समझ में आया बेटा? अभी बस इंटीग्रेशन पता होना चाहिए थोड़ा सा। ग्राफ सेम आएगा, यहाँ पे भी ग्राफ वही आएगा, किसके वर्सेस करोगे? 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू दी पावर 2, स्क्वायर है ना अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिया है? स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा? टाइम रहेगा, वही ग्राफ आएगा विथ पॉजिटिव स्लोप, विथ पॉजिटिव स्लोप। हाफ लाइफ निकालो जल्दी से, यहाँ पे कर दो हाफ लाइफ, कर लिया होगा आप लोगों ने तो अभी तक, किया किसी ने हाफ लाइफ? गुड, क्या रहेगा? टी हाफ आया होगा आप लोगों का फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1 यहाँ पे 3/, नहीं आया होगा, हाँ 3/, गुड अर्थर, 3/2 के a नॉट रेस टू दी पावर 2, यही आया ना? गुड, फिर तो होशियार बन गया।
तो हमने देख लिया फर्स्ट ऑर्डर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी के भी पूछे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर के। बट भाई अगर हमें nth ऑर्डर पूछ लिया और हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड रहो, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए बस प्रिपेयर्ड रहो। अभी देखो, अभी हमें देखना, ये मैं रब कर दूं, सब कर लिया ना, टी से टी हाफ कर देना, ए टी वाली वैल्यू ए नॉट बाई 2 कर देना, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। अभी हम बात कर रहे हैं nth ऑर्डर की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे हैं nth ऑर्डर वाली रिएक्शन की। अभी nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिख रही हूं मैं nth ऑर्डर। अभी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है, मतलब ऑर्डर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। 1 वाला नहीं, 1 या 0 नहीं बात कर रही, 2 से ज्यादा हो। अभी आप लोगों ने जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा, देखो T इज इक्वल टू 1 बाई के, यहाँ पे क्या आ रहा था 1 अपॉन, यहाँ पे आ रहा था 80 माइनस 1 अपॉन क्या आया था आपका ए नॉट। क्या सही था ये इक्वेशन, यही इक्वेशन बनाया। जब हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखी है या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स देखा है, तो T इज इक्वल टू क्या आया 1 बाई 2 के आया, 1 अपॉन यहाँ पे 80 रेस टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा ए नॉट रेस टू दी पावर 2। सही है, यही इक्वेशन देखा हमने अभी तक। मतलब अगर nth ऑर्डर है, अगर कोई भी nth ऑर्डर वाली रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर, तो उसके लिए मैं एक डेरिवेशन अगर बनाऊं तो T इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 के। n मतलब क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n मतलब क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो n माइनस 1 के हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे है 80 रेस टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 के जगह पे माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा a नॉट, यहाँ पे भी n माइनस 1 हो जाएगा। सही है ना। देखो भाई सेकेंड ऑर्डर, अगर 2 माइनस 1 के आ रहा था, 2 माइनस 1 आ रहा था, 2 माइनस 1। थर्ड ऑर्डर में देखो 3 माइनस 1 2 के, 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 आया, 3 माइनस 1 2 आया। अगर मैंने कहा कि चलो भाई अभी फोर्थ के लिए निकालो जल्दी से, अभी फोर्थ के लिए निकालना है, तो क्यों हम 10 बार डेरिवेशन सॉल्व करें, क्या जरूरत है हमें डेरिवेशन सॉल्व करने की। आप लिखोगे t इज इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 1 3 के हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे 80 रेस टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे a नॉट रेस टू दी पावर 3 आ गया आपका थर्ड ऑर्डर। मतलब 10 बार हमें दिमाग क्यों लगाना है, हम एक बार का इक्वेशन बना लेंगे और यही हमारा इक्वेशन रहेगा फॉर nth ऑर्डर वाला। फिर आपको कोई भी ऑर्डर दिया हो, आप इजीली डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो या वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हुआ है यहां तक, क्लियर हुआ है। इसी तरह से हमें टी हाफ के लिए भी इक्वेशन निकालना है, इसी तरह से हमें किसके लिए इक्वेशन निकालना है, टी हाफ के लिए इक्वेशन निकालना है। चलो रब कर दो, लिख लिया है सबने। अभी मैं आपको फिफ्थ ऑर्डर दूं, 6 दूं, 7 दूं, आप कर सकते हो, इजीली कर लोगे। चलो ऊपर वाला रख दो। उसी तरह से ऑर्डर अगर 2 है या 2 से ज्यादा है, उसके लिए जो टी हाफ रहेगा, उसके लिए जो टी हाफ रहेगा वो होगा 2 रेस टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1, ये भी याद रखना n माइनस 1, n मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n माइनस 1 यहाँ पे ये हो जाएगा कि a नॉट और यहाँ पे n माइनस 1, किसके लिए, फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन के लिए या हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो इसके लिए nth के लिए, nth के लिए क्या निकाल रहे हो, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हो, हाफ लाइफ पीरियड। देखो अभी थर्ड ऑर्डर के लिए देख लो, 3 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 2 एस टू पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो गया 2 के, और यहाँ पे 1, तो वही तो आ रहा है।
सही है ना? चलो, यहां तक क्लियर हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, nth ऑर्डर सबका क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। गुड, चलो रब कर दो। अभी हमें देखना है एक नया, हमें नई तरफ अभी आगे हमें बढ़ना है। हो गया फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हमने कर दिया। अभी अभी हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है, हमें ये निकालना। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कहा मैंने, 100% नहीं कहा मैंने, 100% नहीं कहा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, राइट डाउन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, कुछ एक्सेप्शन भी इसमें जरूर हो सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या रेट बोलो, तो रेट आल्सो इंक्रीजेस, रेट आल्सो इंक्रीजेस, मीन्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट आल्सो इंक्रीजेस। अभी देखो मैंने यहाँ पे रेट भी लिख सकती हूँ या तो मैं रेट कांस्टेंट भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे मैं रेट की जगह पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तब भी चलेगा। कैसे देखो, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के मतलब रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसी का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये निकाल दूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो रेट है अगर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आपका रेट बढ़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, मींस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट या ये सेंटेंस लिख सकती थी कि इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि रेट और रेट कांस्टेंट दोनों सेम है। अभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम उससे रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसमें क्या फर्क होगा। अभी इसके लिए दो मेथड है, एक है अप्रोक्सीमेट मेथड और दूसरा है बिल्कुल श्योर मेथड। कि एक अप्रोक्सीमेट कि भाई इतना हो सकता है, और एक बिल्कुल 100% जो करेक्ट है कि नहीं बाबा इतना तो इतना होना ही है, उससे ना एक कम होगा ना ज्यादा होगा। तो हमें दो मेथड पढ़नी है। किसके लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे हो रहा है। तो जो पहली मेथड होती है, जो पहली मेथड होगी वो होगी आपका अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी, अप्रोक्स डिपेंडेंसी मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। पहली जो मेथड रहेगी आपकी अप्रोक्स डिपेंडेंसी, मतलब क्या निकाल रहे हैं कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे क्या असर हो रहा है, के ऑन टी, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे क्या असर हो रहा है, यही तो हमें निकालना है। कौन सी मेथड से, अप्रोक्स डेफिशिएंसी मेथड से। कौन सी मेथड निकालनी है, अप्रोक्स डेफिशिएंसी। तो जनरली एक आपके एनसीईआरटी में एक सेंटेंस लिखा होगा, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जनरली लिखा हुआ है, जनरली ऑन 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट नियरली डबल। क्या लिखा है स्टेटमेंट देखो, रेट कांस्टेंट नियरली का नियरली डबल।
अभी यहाँ पे बातें कैसी हो रही है, जनरली, नियरली, क्या यह 100% बता रहा है? नहीं, ये 100% नहीं बता रहा। उसने कहा कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल होगा। हमें क्या पता डबल होगा भी नहीं होगा, ठीक है, नियरली कहा तो मान लेते। तो यहाँ पे एक इक्वेशन याद रखना कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। एक रेट कांस्टेंट अगर मैं T डिग्री सेल्सियस पे ले रही हूं तो दूसरा रेट कांस्टेंट मैं लूंगी T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब एक रेट कांस्टेंट अगर 10 है तो उसका 10 से 10 और बढ़ाओ, यहाँ पे 20 पे ले लो। तो रिएक्शन जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या बता रहा है, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो बता रहा है। अगर एक का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट पे या टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताने वाला है। अभी जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल होते हैं आपके बुक में, आपके बुक में जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल है उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो 2 और 3 के बीच में आता है, हमेशा 2 और 3 के बीच में आता है। देखो मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 और 3 के बीच में आता है। मतलब 2.5 भी हो सकता है, 2.75 हो सकता है, 3 हो सकता है। मींस अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, ध्यान दो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है तो आप अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हमेशा डबल करेगा। मतलब अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस पे के, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर 2 दिया हुआ है और आपका रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस पे के दिया हुआ है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है तो हमेशा रेट कांस्टेंट क्या होगा, डबल होगा, 2 गुना बढ़ेगा। क्योंकि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस है। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने क्या कहा था, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर टेम्परेचर आपको कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के मान लूं, अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के मान लूं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 2K हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 4K। 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 4 का डबल हो जाएगा 16K एंड सो ऑन। मतलब यही तो हो रहा है ना, अगर जितना रिएक्शन कोएफिशिएंट है उतने ही से वो बढ़ेगा। क्या बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये एक सिंपल है, ये नीट में आएगा, जेई में नहीं आता, ये नीट में आ सकता है। यस, रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट। अप्रोक्सीमेट है, जनरली की बात कर रहे कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो डबल होगा, और रिएक्शन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। For a particular reaction, for a particular reaction, temperature coefficient is 2, नहीं टेम्परेचर कोएफिशिएंट में 3 देती हूँ, कोएफिशिएंट इज 3। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, चलो 2 ही दे देती हूँ, ऐसे 2 से सही आएगा, नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा। 2 इफ rate of reaction at 20 degree Celsius is X. Find rate at 80 degree Celsius.
क्या कहा है? फाइंड रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा था मैंने ऊपर? 40 पे लिखा था ना? 40 डिग्री पे कितना होगा? उसका डबल करो ना, जो भी आया होगा, जो भी आया होगा उसका डबल करो। हाँ हाँ, 4K का 8K ही होगा ना साइड। कैमरा ऊपर लेना था। अच्छा, अभी सही है। अच्छा, मैंने 16 लिखा था साइड। ओके सॉरी। 4 के बाद 8 आएगा ना उसका डबल। चलो आंसर करो। फाइंड रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस, जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। जोएल गलत नहीं हो रहा है। कोएफिशिएंट दिया है 2। गुड शुभम, वेरी गुड। और कोई आंसर दे रहा है? सिर्फ शुभम ने दिया आंसर। बाकी को क्या कंसेप्ट नहीं समझ में आया? साहिल गलत हो रहा है। और गुड साहिल। चल करेक्ट। देखो क्या लिखा मैंने? टेम्परेचर 20 पे दिया है, 80 पे पूछा है, तो यहाँ पे लिखो 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से बढ़ाओ, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और मैंने कहा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, मतलब 2 से बढ़ाना है, डबल करना है उसका। तो ये अगर x दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x के बाद कितना आ जाएगा? 4x। यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा, यहाँ पे 16x, यहाँ पे 32x, और इसका डबल कितना होगा? 64x। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 64x। अब क्लियर हुआ है? अब क्लियर हुआ है? अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट 3 होता, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट 3 होता, तो यहाँ पे अगर x होता तो ये कितना हो जाता? 3x हो जाता। 3 का यहाँ पे डबल कर देते यहाँ पे। ठीक है, ये चलो ये 3 गुना बढ़ाते, ये डबल हो रहा, ये 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, मैं यहाँ पे डबल नहीं कहूंगी, यहाँ पे इसका 9 होगा, 3 गुना बढ़ाओगे इसका, उसके बाद 27 के आ जाएगा, और आगे बढ़ाते जाओगे और आगे बढ़ाते जाओगे इस तरह से। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट 2 या 3 दिया जाता है, 2 और 3 के बीच में दिया जाता है। ओके, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये कोई मतलब ये नहीं कि नहीं यही वर्क करेगा और बिल्कुल 100% ये मेथड इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कह रही। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है,
और इसी को अप्लाई करना है अप्रोक्सीमेट मेथड को। क्या करना है आपको? अप्रोक्सीमेट मेथड को ही अप्लाई करना है। चलो, ये तो होगी अप्रोक्सीमेट के और रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे। अभी हमें देखना है एक्यूरेट मेथड। हमें क्या देखना है? देखो, एक्यूरेट मेथड देखना है, मतलब ये 100% करेक्ट होगा। एक्यूरेट मेथड किसका? ऑफ रेट कांस्टेंट किस पे? ऑन टेम्परेचर पे। एक्यूरेट मेथड ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर पे। अभी यहाँ पे जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है? अर्हेनियस इक्वेशन। अभी आगे हम अर्हेनियस इक्वेशन पे। अभी यहाँ पे जो अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है, और वो अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है ये भी याद रखो। अर्हेनियस इक्वेशन है K इज इक्वल टू A E रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT। बड़ा नया सा इक्वेशन आया अभी। K इज इक्वल टू A E रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT। देख के घबराना नहीं है, एक एक बात बता दी। पहले हम लेते हैं K। What is mean by K? K क्या होगा? K is called as rate constant। K मतलब क्या हो रहा है? रेट कांस्टेंट हो रहा है। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। उसके बाद जो A दिया हुआ है यहाँ पे, A is called as frequency factor। A क्या होता है? A होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसी को अर्हेनियस फैक्टर भी कहा जाता है। इसी को अर्हेनियस फैक्टर भी कहा जाता है, या इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी। देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसके पहले a आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्लियर हुआ है? ए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहो, अर्हेनियस बोलो, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। उसके बाद हम आते हैं E। व्हाट इज मीन बाय E? E is called as exponential constant। E क्या होता है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। देन उसके बाद आएगा EA। EA is called as एक्टिवेशन एनर्जी। EA को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा जूल पर मोल में लेना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा किस में लेना है? जूल पर मोल में। आर तो पता ही है यार आप लोगों को, आर की बात क्या लेके बैठ रहे हो? आर क्या होता है? यूनिवर्सल, बताने की जरूरत है नहीं। गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किस में आएगी? एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में ली है, तो आर की भी वैल्यू किस में आ रही है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी हमारा भाई टी तो रह गया। टी क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा किस में लोगे? इन केल्विन में। क्या ये बात सब समझ में आई है? क्या इक्वेशन समझ में आया है? अर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। K is equal to A dot E raised to the power minus EA by RT। और सबका रेट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। अभी यहाँ पे ये वाला फैक्टर क्या है? E raised to the power minus EA by RT। ये आया कहाँ से इक्वेशन है, और ये इक्वेशन बना कैसे है? हमें ये भी तो देखना है कि क्या ऐसी अर्हेनियस ने उठा के हमें दे दिया? नहीं, कुछ तो होगा। तो अभी ये जो इक्वेशन है ये आया कहां से है, इसके बारे में हमें बताती है कोलिजन थ्योरी। मैंने कहा था व्हाट इज मीन बाय कोलिजन। हमने जब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी है तो मैंने कहा था नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट, और वहां पे मैंने कहा था हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। तो यही है, पहले कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी से ही अर्हेनियस इक्वेशन आया हुआ है। तो चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलाइड्स होना,
आपको पता है रिएक्टेंट एक दूसरे में कोलाइड्स होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो कौन सा इफेक्टिव कोलिजन, किस तरह का कोलिजन इफेक्टिव होगा, हमें ये भी देखना है। चलो जी, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब टर्म्स याद रखने हैं। नेक्स्ट वाला कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, अभी रिएक्शन है हमारे पास A2 प्लस B2, इट गिव्स 2AB। A2 के मॉलिक्यूल से B2 के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होंगे और 2AB फॉर्म कर देंगे। नॉट, यहां पे नोट कर लेना, नॉट ऑल कोलिजन, नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये क्या है A2 और B2 क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर इफेक्टिव, मतलब हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब हर कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो कौन सा कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एंड कौन सा कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, क्वेश्चन तो ये भी है। अगर हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो ऐसे कौन से कोलिजन है जो इफेक्टिव है और ऐसे कौन से कोलिजन है जो इफेक्टिव नहीं है। तो हम पहला देखेंगे फॉर इफेक्टिव कोलिजन, पहला हम देख रहे फॉर इफेक्टिव कोलिजन, किस तरह से इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। अभी इसमें जो पहला बैरियर है जो इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, ऐसा एक बैरियर होता है एंड दिस बैरियर इज कॉल्ड एज, फॉर इफेक्टिव कोलिजन के लिए पहला बैरियर वो होता है ओरिएंटेशन बैरियर। वो क्या रहेगा, ओरिएंटेशन बैरियर। कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज पूछना है। पहला जो रहेगा ओरिएंटेशन बैरियर। अभी ओरिएंटेशन बैरियर मतलब होता क्या है, हम बात कर रहे हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन, किस तरह से कोलिजन इफेक्टिव होगा। अभी देखो हमारे पास एक A2 मॉलिक्यूल है, एक B2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है। तो एक A का मॉलिक्यूल हो गया ये वाला और दूसरा A का मॉलिक्यूल ये वाला हो गया, ठीक है। एक B का मॉलिक्यूल होगा और एक दूसरा B का ये वाला मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा और इनके बीच में देखो आप हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है। अगर इस तरह का कोलिजन हो रहा है हेड टू हेड तो ये क्या करेगा, A और B कंबाइन हो जाएंगे और AB फॉर्म कर लेंगे, यहां से भी A और B कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, AB फॉर्म कर लेंगे एंड दिस कोलिजन इज इफेक्टिव कोलिजन। ये कोलिजन कैसा है, इफेक्टिव कोलिजन है, बिल्कुल हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, अच्छा खासा कोलिजन हो रहा है, मतलब इसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऊपर की इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। A2 प्लस B2 इट गिव्स 2AB, ओके। तो यहाँ पे हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन होगा। अभी देखो नॉन इफेक्टिव कोलिजन को हम किस तरह से बोलेंगे, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। हमें देखना है नॉन इफेक्टिव कोलिजन किस तरह से देखेंगे। अभी मुझे बताओ, एक मैंने A वाला ये ले लिया और एक दूसरा ये ले लिया, ठीक है, और एक B है यहाँ पे और दूसरा B यहाँ पे है। अरे भाई इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, क्या इनके बीच में कोलिजन हो सकता है इजीली, नहीं, इनके बीच में हो रहा है। A और B मिलके एक AB फॉर्म करेंगे, बट ये वाला A और ये वाला B मिलके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है, मतलब दिस कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ, एक A लिखा है यहाँ पे, एक दूसरा A लिखा है यहाँ पे,
और एक बी यहाँ पे लिखा हुआ, एक बी यहाँ पे लिखा हुआ। अभी इनके बीच में देखो क्या कोलिजन हो सकता है? इनके बीच में भी तो कोलिजन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ये इफेक्टिव कोलिजन है, हेड टू हेड कोलिजन है। तो पहला जो है इफेक्टिव कोलिजन के लिए पहला जो बैरियर है दैट इज ओरिएंटेशन। किस तरह का ओरिएंटेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा। किस तरह का ओरिएंटेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर हुआ है? चलो नोट करो, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। ये कौन सा है? फर्स्ट है। ओके नीति, मैंने क्या कहा यहाँ पे नॉन इफेक्टिव में ए और ए इस तरह से लिखा है मैंने। अभी एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, मतलब इनका ओरिएंटेशन इस तरह से, बी का ओरिएंटेशन इस तरह से। तो ये ए और ये बी, ये दोनों मिलके तो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। बट क्या ये ए और ये बी मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं? क्या ऐसा ओरिएंटेशन है यहाँ पे? नहीं, मतलब इनके बीच में ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो, ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, क्या इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है? नहीं, हेड टू हेड होगा तब जाके इफेक्टिव कोलिजन होगा। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अभी हमें देखना है दूसरा बैरियर। पहला बैरियर कौन सा था? ओरिएंटेशन बैरियर है। फर्स्ट बैरियर इज ओरिएंटेशन बैरियर, देन सेकेंड बैरियर इज एनर्जी बैरियर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओरिएंटेशन बस समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बैरियर है आपके लिए दैट इज सेकेंड बैरियर, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। अभी एनर्जी बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ निकाल रही, एक डायग्राम बोल सकते हैं। यहाँ पे है एनर्जी, यहाँ पे है एनर्जी, और यहाँ पे रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। देखो कुछ आ रहा। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसकी खुद की तो एनर्जी होगी। रिएक्टेंट कोई भी है उसकी खुद की एनर्जी होती है, बट जो उसकी खुद की एनर्जी है उतनी सफिशिएंट नहीं है। जो खुद की एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो रिएक्टेंट में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको बाहर से कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट को कुछ बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी, और जो वो बाहर से एनर्जी लेगा, जो ये बाहर से एनर्जी ले रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ईए। इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो टर्म्स आया था यही है एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने क्या कहा? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, बट उतनी एनर्जी नहीं होता है कि ये वाला बैरियर क्रॉस कर दे। देखो एनर्जी किस लिए लग रही है? एनर्जी ये इस पीक पे जाने के लिए लग रही है, इस पीक पे जाने के लिए एनर्जी लग रही है। इसके बाद तो एनर्जी कमी होनी है, इसके बाद तो सीधा नीचे आ जाएगा। बट रिएक्टेंट से ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होता है आपका? ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन से ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो कहां से? ये वाला रिएक्टेंट से ये। अगर मैं पूरी एनर्जी की बात करूं, अगर यहां से लेके ये पूरी एनर्जी है, तो दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी देखो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ में निकाल रही हूं यहाँ पे। आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा स्टेट ऑफ मैटर में, गैसियस स्टेट में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे होता है, चलो थोड़ा सा इधर निकाल लेती हूँ ग्राफ। ठीक है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पे रहेगा आपका एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यही ग्राफ आप लोगों ने देखा है बोर्ड्स वाला, ये काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ किस तरह से आ रहा है? कुछ ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे ये वाली एनर्जी पे ये वाली एनर्जी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये वाली एनर्जी है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इस एनर्जी पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये वाला जो पीक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला, ये वाला फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी आगे बढ़ रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनर्जी। और यहाँ पे ये वाला जो बैरियर है ना, इस बैरियर को हम बोलते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। इसके बाद जो है ये इफेक्टिव कोलिजन होगा, ये वाला जो रहेगा ये क्या करेंगे? ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बाद जितना भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के बाद जितना भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सब क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सबके सब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अभी यहां पे आपने देखा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एक्टिवेशन मॉलिक्यूल, यहां पे मैं लिखूं, यहां पे लिखूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस क्या क्रॉस कर रहे हैं? यहां पे मैं बोल सकती हूँ विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं वो किसके बराबर रहेगी? फ्रैक्शन, देखो ये बराबर रहता है माइनस EA बाय RT के बराबर। मतलब यही से आया, बोल्ट्जमैन ने यही से दिया था कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं वो किसके बराबर है? e⁻⁻ EA बाय RT के बराबर है। और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मैंने ये वाला देख दिया, ये टेम्परेचर एक है और एक मैंने दूसरा ग्राफ ले लिया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अगर मैं यहाँ पे मान लू ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है, T2 ग्रेटर देन T1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये फ्रैक्शन भी तो बढ़ रहा है, आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूं, अभी ये थोड़ा सा मिटा, ये तो आपको जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? EA बाय माइनस EA बाय RT हो जाएगा। मतलब कि एक्टिवेशन यहाँ पे रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA माइनस EA बाय RT। इसी को बोलते हैं K इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले रहे हैं A क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलो, e⁻⁻ माइनस EA बाय RT। यही से एक इक्वेशन बनाया गया और इसको हमने नाम दिया था अरेनियस इक्वेशन। इसी को हमने नाम दिया था अरेनियस इक्वेशन। क्या होता है? e⁻⁻ माइनस EA बाय RT क्या होगा? ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं e⁻⁻ माइनस EA बाय RT। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट भी बढ़ेगा, तो रेट इज इक्वल टू, या रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA बाय माइनस EA बाय RT। और अगर प्रोपोर्शनली कैंसिल करना है तो A ले रहे, A क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर दो। इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू e⁻⁻ माइनस EA बाय RT।
क्या इक्वेशन था, देखो k इज इक्वल टू a e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, अभी इसको ln की फॉर्म में लेके आओ। चलो इक्वेशन बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ln k। ln मतलब log टू द बेस e। ln मतलब क्या हो रहा है, log टू द बेस e हो रहा है, तो ln k हो जाएगा यहाँ पे। ln k इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln, ठीक है, यहाँ पे a e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। सही है ना? ln का मतलब क्या हो रहा है, log टू द बेस e। मैंने e नहीं लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे होगा ln a, ठीक है, प्लस ln e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। सही जा रहे? चलो आगे बढ़ो फिर। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT सामने आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ln e आ जाएगा। और ln e कितना होता है, e होता है ना। ये क्या हुआ, log, इसको इसके दूसरे से लिखो, log e रेस टू द पावर e, ये तो 1 होगा। ये कितना हो रहा है, 1। तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस क्या आ गया, EA बाय RT, माइनस क्या आ गया, EA बाय RT। और कुछ भी नहीं समझा तो मुझे पूछना है कि मैम ये टर्म्स क्यों नहीं आया यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, log टू द बेस e वाला इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ln k इज इक्वल टू ये वाला ln k माइनस EA बाय RT प्लस यहाँ पे ln a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ln a हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अगेन हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसके वर्सेस हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ ln k, मतलब ये वाला ln k वर्सेस 1 बाय t। किसके वर्सेस, 1 बाय t, ये दिया हुआ है 1 बाय t माइनस EA बाय R 1 बाय t। माइनस है मतलब निगेटिव स्लोप है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, ये वाला नेगेटिव स्लोप आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, अगर कभी कभी आपको स्लोप वाले क्वेश्चन भी देख दिया, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस EA बाय R। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस EA बाय R आ जाएगा। किसके वर्सेस लिया हमने ग्राफ, ln k इज इक्वल वर्सेस 1 बाय t, ln k वर्सेस 1 बाय t। अभी ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अगर मैं log टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखूं, इसी इक्वेशन को अगर मैं log टू द 10 के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो log टू द बेस 10 k हो जाएगा, दिखाई देगा, ये नीचे लिखती हूँ, ठीक है, log टू द बेस 10 ये हो जाएगा k, ln 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो log टू द बेस 10 ये हो जाएगा k इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ये आ जाएगा a माइनस EA बाय 2.303 RT, मतलब log टू द बेस 10 के इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आया। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भी ग्राफ निकाल सकते हो, log टू द बेस 10 के और 1 बाय t के, इसमें आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी ग्राफ निकल जाएगा आपका। फोर्थ स्टेप मीन्स 1 2 3 4, ये वाला नितिन, ln के ln a ये जो पावर में है वो सामने आ जाएगा, तो माइनस EA बाय RT हो जाएगा। ln को, ln मतलब क्या हो रहा है ये समझ लेना, ln मतलब कुछ नहीं, ln मतलब होता है log e, log e होता है, तो मैंने लिखा log e रेस टू द पावर, ये तो e है
तो log रेज टू द पावर e 1 होता है, तो इसको मैंने 1 कर दिया, तो ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है नितिन? ओके चलो रब कर दूं। साक्षी लास्ट स्टेप जो log टू द बेस 10 वाला जिसको मैंने कन्वर्ट किया था, चलो ठीक है, लास्ट स्टेप वही ना। ओके इक्वेशन क्या था, log e k, ln मतलब समझ में आया ना, log टू द बेस e होता है, log टू द बेस e ये होगा a, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a, और माइनस e बाय क्या होगा rt। अगर मुझे log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, वहां पे मैंने डायरेक्टली बता दिया था, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये log टू द बेस 10 k हो जाएगा। log टू द बेस e है तो 2.303 log टू द बेस 10, यहाँ पे a हो जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, EA बाय RT हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, EA बाय RT। अभी इसको सबको मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 2.303, डिवाइड बाय 2.303, तो यहाँ पे आ जाएगा log टू द बेस 10k इज इक्वल टू log टू द बेस 10, यहाँ पे a माइनस EA बाय ये हो जाएगा 2.303 RT। अब आया समझ में, ये स्टेप बाय स्टेप था, मैंने वहां पे डायरेक्टली छलांग लगा दी थी। अब क्लियर है? ओके ये स्टेप बाय स्टेप किया, वो डायरेक्टली कर दिया था, मुझे लगा आपको पता होगा, चलो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं एकदम जल्दी से। राइट नंबर 1, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, for nth order reaction, frequency factor is 100 and activation energy is 19137 joule per mole. Find rate constant at 7 to 7 degrees Celsius. Option A 1, 10, 100, 1000. ट्राई करोगे आप पहली बार, ऑप्शन भी दिया है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कर लिया? याद रखना मेंस और नीट में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जाती है कि उसको आप कर लो इजी वे में। हाँ जहां पे नहीं हो सकता है वहां पे आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, बोर्ड्स में आपको लॉग टेबल यूज करना ही पड़ेगा, याद रखना।
वहां पे कुछ नहीं हो सकता। चलो करो जल्दी से ये। किसी का आंसर आया है अभी तक? नहीं? किसी का आंसर नहीं आया? वही तो दे दो यार आंसर। साहिल, गलत है साहिल, गलत हो रहा है। चलो ट्राई करें। अब भाई गलत हो रहा है। प्रीति, प्रतीक आया कि नहीं? अब भाई गलत हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी। आदर्श, मेघा, रितेश, बेटा कभी आंसर तो दिया करो, जो भी आंसर है दिया करो। प्रीति, हमेशा बोलना पड़ेगा क्या? अभी आंसर करो आंसर करो, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, करना क्या है उसमें? शर्वरी, चलो मैं कर दूं। चलो कैलकुलेशन तो कर ही लिया होगा, किसी का नहीं है अभी तक। क्या इक्वेशन है? log to the base 10k is equal to log to the base 10 a minus ea by 2.303 RT है। यही तो हुआ ना इक्वेशन। साक्षी गलत हो रहा है। देखो देखो अभी तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ log to the base 10k? क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट मतलब के ही निकालना है। रेट कांस्टेंट मतलब के ही निकालना है। log to the base 10a, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया है 100। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना दिया हुआ है? 100 दिया है, मतलब log to the base 10 ये हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी दी है 19137, 2.303, आर होता है 8.314 और टेम्परेचर देखो केल्विन में लेना है। तो टेम्परेचर अगर केल्विन में लेना है तो 727 प्लस यहाँ पे अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो वो शायद 1000 के पास, 273 ना, 1000 के आसपास आ जाए। ठीक है, उतना ही आ रहा है। अभी आपको पता है कि log to the base 10 के, क्या मैं log to the base 10 को 100 को 10 raised to the power 2 लिख सकती हूँ? क्या मैं 100 को 10 raised to the power 2 लिख सकती हूँ? क्योंकि 2 तो आगे आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट, इसको भी कैलकुलेट कर लो, 1.137, 2.303, 8.314 into 1000 log to the base 10 के, ये 2 सामने आ जाएगा और log to the base 10, 10 इसका तो 1 ही होता है। नितिन कहाँ पे आप 100 की बात कर रहे हो? मैंने 100 ही दिया ना, इज 100। ना 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 नितिन नहीं, तो ये 2 हो गया। इसका शायद पूरा आंसर आपका 1 आ रहा है क्या? देखो इसका पूरा आंसर, गुड साहिल, इसका पूरा आंसर 1 आ रहा होगा। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना, log to the base 10 के। अगर मैं k के फॉर्म में लिखूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे k के फॉर्म में लिखूं तो k के फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ। k के फॉर्म में क्या हो जाएगा? इसका ये यहाँ पे चला जाएगा 10, तो 10 रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। k के फॉर्म में लिखूं तो log यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 रेस्ट टू द पावर 1 हो जाएगा, और 10 रेस्ट टू द पावर 1 हो रहा है, मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। ऑप्शन बी आ रहा था।
ओके नितिन, चलो फिर दूसरा करके दिखा। अगर ये गलती कर ली तो दूसरा तो मुझे चाहिए। फिर रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। चलो फिर एक और सॉल्व करेंगे। Write down second. For a first order reaction, the rate constant is given as log to the base 10 k is equal to 10 minus 1.2 into 10 raised to the power 4 t, where T is temperature in Kelvin. Find the temperature at which the half-life of reaction is 70 minutes. ऑप्शन देख दो। A 700 Kelvin, B 900 Kelvin, 800 Kelvin, and D 1000 Kelvin. करो, ये ट्राई करो फिर अभी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। log टू द बेस 10 के दिया हुआ है। बस सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाओ। इजी है, समझ लो तो। आया किसी का आंसर? ऑप्शन डी। गुड गुड नितिन। और कोई सही सही बताना आंसर। किसी का आया है? चलो सॉल्व करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है और आपको पूछा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट। अभी 70 मिनट हाफ लाइफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन पता है, K इज इक्वल टू 0.693 बाय कितना होता है T हाफ। T
टी हाफ दिया है 0.693 और 70 मिनट। इसको मैं अप्रोक्सीमेट अगर 69.693 है, अप्रोक्सीमेट इसको 70 पकड़ लूं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻² आएगी, -2। 10⁻² कितना आएगा? -2। देखो log टू दी बेस 10 के दिया हुआ है, कितना है? 10 माइनस 1.2 10⁻⁴ और बाय टी हो जाएगा। ये यही तो दिया है ना आपको। k की वैल्यू मैंने निकाल के रख दी है, log टू दी बेस 10 10⁻⁻² हो जाएगा। 10 माइनस यही तो t निकालना है 1/2 10⁻⁴ अपॉन कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। कैलकुलेट करो 1.2 10⁻⁴ और ये t हो जाएगा। माइनस आ जाएगा सामने तो ये -2 हो जाएगा, -2 इस साइड जाएगा तो +2 यहाँ पे और ये भी माइनस साइड, तो ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? 12 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर साइड पे लेके आओ 1/2 10⁻⁻⁴ -4 नहीं +4 है ना, +4 यहाँ पे हो जाएगा 12। पॉइंट शिफ्ट कर दो तो -5 3 आ जाएगा, तो 1 1 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1 2 3 0। तो आंसर है डी। क्लियर हुआ इस तरह से कैसे करना है? ओके ठीक है। तो चलो और एक लेक्चर हमें लगेगा ये केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट आप पढ़ते जाओ, एक दिन में क्वेश्चन आंसर वाला भी एक सेशन रखूंगी, मतलब हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व करना है, हम किस तरह से डील करेंगे, उसके लिए हम एक सेशन रखेंगे। ओके तो चलो, आधे लोग तो वैसे भी निकल के जा रहे हैं। क्यों इतने जल्दी है? साहिल न्यूमेरिकल से थक गया है क्या? अभी जो सरफेस केमिस्ट्री आएगा इसके बाद जो भी चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। अभी रिएक्शन आएगा, न्यूमेरिकल्स का यही चैप्टर है। उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स, अभी सिर्फ रिएक्शन पार्ट्स आएगा, तो वहां पे भी आप परेशान हो जाओगे। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय। अबे खाली थ्योरी है ना, डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट है थ्योरी भी है बहुत। 2 ही चैप्टर है वैसे, 2 या 3 है, 3 चैप्टर में। फिर रिएक्शन, बस चलो सब करो, कोई इसको मत पकड़ो, थ्योरी या न्यूमेरिकल्स को मत पकड़ो।